हेलो एवरीवन। तो आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ क्लिप्स को देखा होगा, है ना? जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मेरे पास कोई मैच स्टिक है, अगर वो बर्न होती है, आपने एक इसमें रिएक्शन देखी होगी। इसमें ऐसे सोडियम है, सोडियम का अगर मान लीजिए कोई पीस हम लेते हैं और उसको आप वाटर में ड्रॉप करते हैं तो उसमें वो आग लग जाती है ना? आपने ऑब्जर्व किया होगा ऐसे रस्टिंग ऑफ आयरन, जो लोहे में जंग लग रही होगी, आपने एक क्लिप में देखा होगा। सो स्टूडेंट्स, ये सारी क्लिप्स आपको दिखाने का मोटिव ये है, अगर आप इसमें ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ये प्रोसेस जो भी है सारे सारे केमिकल प्रोसेस हैं, नो डाउट। सारे सारे केमिकल प्रोसेस हैं, पर इनमें लगने वाला टाइम ड्यूरेशन जो है वो सब में डिफरेंट है कि नहीं? बात सही। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास एक मैच स्टिक है, अगर हम उसे बर्न करते हैं तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसमें आग लग जाएगी। अगर मेरे पास लेट से कोई सोडियम का पीस है, अगर हम उसको वाटर में ड्रॉप करते हैं तो उसमें आग लगने में शायद 1-2 सेकंड का टाइम लग जाएगा। अगर एक और हम केमिकल प्रोसेस को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए हमको दही जमाना है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा मिल्क लेंगे, उसमें कुछ मोटा पानी में कर्ड डाल दिया, तो उसमें कुछ घंटे के बाद में केमिकल रिएक्शन होगी और दही का जमना शुरू होगा। अगर हम बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जो ज़ंग लगना हुआ करता है, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए कुछ दिन भी लग जाते हैं, है ना? 10-12 दिन, 15 दिन, कितना टाइम लग जाएगा? आपको पता होगा कि ऐसे कोल और डायमंड जो हुआ करते कैसे फॉर्म हुए होंगे? मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। जो हम लोगों को, जैसे आपने, जितने हम लोग के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे, वो धीरे-धीरे डिके होते चले गए एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से, जो लेटर ऑन फॉसिल फ्यूल्स और डायमंड में कन्वर्ट हो गए। तो कहने का मतलब ये है, हमारे एनवायरनमेंट में हम ऐसे प्रोसेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनको कंप्लीट होने में बेटा आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लग रहा है। एग्जांपल और बात है, मतलब जैसे मैस्टिक में से आग लग जाती है। और कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिनको कंप्लीट होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जा रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं उन सबको अलग अलग टाइम ड्यूरेशन लगता है कंप्लीट होने के लिए। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि हर केमिकल रिएक्शन सेम स्पीड से, सेम पेस से प्रोसीड नहीं होती है। समझ में आगे बात नहीं आ रही है? तो हम लोग अब इस चैप्टर में हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं कि जो आपके ऐसे कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ करती है, उसकी हम लोग स्पीड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना? और कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसकी रिएक्शन की स्पीड को गवर्न करते हैं, उसको वो इफेक्ट करने वाले हैं। समझ में आ रही बात है? तो अभी तक अगर आपको ये चैप्टर थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आई एम श्योर आपको आगे भी मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री को, है ना? और उसमें हमने फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लिया है, विच इज़ केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है? तो आपका केमिकल काइनेटिक्स जो है ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है क्लास 12th में, और इसका वेटेज भी अच्छा खासा हुआ करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, दिस इज एन इजी चैप्टर एंड ऑल्सो स्कोरिंग वन, मतलब आप इससे मार्क्स को बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक से न्यूमेरिकल्स आते हैं, इजी चैप्टर है ओवरऑल। ठीक है? तो बात करते हैं, फिर उससे पहले एक चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारे चैप्टर का नाम क्या बेटा? केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले हमको आप एक बात बताइए, क्या आपने ये काइनेटिक वर्ड जो है, ये काइनेटिक वर्ड जो है आज से पहले कभी सुना है? ऑफ कोर्स आई थिंक आपने सुना होगा, क्लास 9th की फिजिक्स में, है ना? वर्क एंड एनर्जी आपने जब पढ़ा होगा तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा ऐसे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ना? आपने एनर्जी पढ़े होगे, ऐसे पोटेंशियल एनर्जी हुआ करती है और काइनेटिक एनर्जी हुआ करती है ना? तो अगर हम बात करते हैं काइनेटिक वर्ड से, अगर आप काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करना चाहें तो आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली एनर्जी ड्यू टू मोशन। एनर्जी ड्यू टू मोशन, है ना बेटा? आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ करती है? वो एनर्जी जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में आती है, फिर उसको मोशन में यूज हुआ करते हैं, उसको हम लोग क्या बोला करते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोला करते हैं। कहने का मतलब क्या है, हम ये बता सकते हैं कि बेटा काइनेटिक वर्ड जो है बेसिकली वो किसी चीज़ के मोशन से रिलेटेड है, किसी के मूवमेंट से रिलेटेड है। समझ में आगे बात नहीं आ रही है? पर ऊपर हमने क्या लिखा है, चैप्टर का फर्स्ट वर्ड क्या है? केमिकल। अभी तक हम लोग उसके फिजिकल एस्पेक्ट देख रहे थे, बट व्हाट अबाउट केमिकल एस्पेक्ट्स? हम कैसे बोल रहे हैं बेटा कि कोई भी मेरे पास केमिकल रिएक्शन है, वो प्रोसीड हुई है, वो उसमें मोशन हुआ, उसमें मूवमेंट हुआ है। इसका एग्जांपल हम लोग लेके चलेंगे, और आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, ये वाला एग्जांपल जो है ये हम थ्रू आउट द वीडियो इसी को हम लोग रेफरेंस के रूप में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है? तो एग्जांपल बहुत सिंपल एग्जांपल है, क्या है? लेट्स से मेरे पास 1 kg ऑफ कोई फ्यूल है, 1 kg मेरे पास फ्यूल था। लेट्स से कोल है मेरे पास में, ठीक, कोयला है, और हमने उसको आग लगा दी। आपने 1 घंटे के बाद जब ऑब्ज़र्व किया आकर के, आप कब बोलोगे रिएक्शन हुई है कि कोयले में आग लग गई थी? पहला केस आपके पास में ये है कि आपने 1 घंटे बाद ऑब्ज़र्व किया करके, तो उसमें आपने ये देखा कि कोयला वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ है। 1 केजी का 1 केजी ही पड़ा हुआ है। दूसरे केस में क्या है, आपने देखा आकर के कि कोयले का अमाउंट जो था, वेट जो था, वो लेट से डिक्रीज़ होकर के 800 ग्राम हो गया है। तो आप किस केस में बोलोगे कि बेटा रिएक्शन प्रोसीड हुई है?
आप कब बोलोगे? सेकंड वाले केस में। क्यों? क्योंकि मेरा रिएक्टेंट, मेरा फ्यूल जो है, मेरा कोयला जो है, उसकी अमाउंट में क्या हुआ है, थोड़ा बहुत डिक्रीज आ गया है। समझ में आगे बात नहीं आ गई है? तो कहने का मतलब क्या है, केमिस्ट्री या फिर केमिकल रिएक्शन के एस्पेक्ट में हम लोग कब बोलेंगे कोई रिएक्शन प्रोसीड हुई है? जब उसके रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन में चेंज आ जाएगा। गॉट इट? दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको डिफाइन करने का है कि आप फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जर्व किया करके और आपने देखा कि रिएक्शन के मतलब 1 घंटे के बाद में बिल्कुल भी राख नहीं बनी है, देयर इज नो ऐश फॉर्मेशन आफ्टर 1 आवर। तो क्या आप बोलोगे रिएक्शन हुई है? नहीं बोलोगे। लेकिन आपने देखा करके 10-20 ग्राम उसमें राख का फॉर्मेशन हुआ है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, इट मीन्स दैट द रिएक्शन हैज प्रोसीडेड। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो कहने का मतलब क्या है, हमारे यहाँ पे राख क्या है? राख एक हमारा प्रोडक्ट है। तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं कि अगर मान लिया कोई केमिकल रिएक्शन है वो प्रोसीड हो रही है, तो उसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? उसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के अमाउंट में कोई चेंज आ रहा है जो कि जनरली डिक्रीज ही होने वाला है, तो हम बोलेंगे रिएक्शन प्रोसीड हुई है। या अगर हम कहें कि मान लिया मेरे पास एक प्रोडक्ट है, उसकी कंसंट्रेशन में, उसकी अमाउंट में इंक्रीज आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन प्रोसीड हुई है। समझ में आगे बात नहीं आ रही है? तो बेटा यही केमिकल काइनेटिक्स है, यही चैप्टर का हम लोग का जो सोल जो बोल सकते हो, सेंट्रल आइडिया बोल सकते हो, वो यही है कि कोई भी रिएक्शन अगर प्रोसीड हो रही है तो उसके हम लोग स्टडी करने वाले हैं, वो किस रेट से प्रोसीड कर रही है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले हैं। ये क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इतनी देर से हम लोग बार बार वर्ड रिपीट कर रहे हैं रेट के बारे में, रेट के बारे में, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई आखिर रेट होती क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले हम एक रेट की बहुत ही जनरल डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं, कुछ केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सबसे पहले आप थोड़ा सा रेट से इंट्रोड्यूस हो जाइए। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, क्या आप लोगों ने छोटे क्लास की मैथमेटिक्स में कभी भी सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ा है? ऑफ कोर्स आई थिंक पढ़ा होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में आपने देखा होगा जैसे हमारे पास कुछ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ मनी हुआ करता था, उसको कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए इंटरेस्ट पे दिया जाता था, है ना, इंटरेस्ट उसका लगा करता था, उसकी एक रेट हुआ करती थी 5% पर एनम, 10% पर एनम हुआ करता था। तो वो रेट का मतलब क्या, उसको हम लोग क्या बोला करते थे? नियमित दर बोला करते थे। अगर हम और स्पेसिफिकली अगर हम डिफाइन करना चाहें तो बेटा, तो रेट को आप कैसे डिफाइन करोगे? वी कैन डिफाइन दैट रेट इज इक्वल टू एनीथिंग अपॉन टाइम, एनीथिंग अपॉन टाइम। यानी अगर कोई भी क्वांटिटी है और उसको अगर मान लिया हम पर यूनिट टाइम हम लोग लिख देते हैं, तो वो उस क्वांटिटी की रेट कहलाएगी। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। अच्छा एक दोबारा हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ बेटा आप लोग, कि अगर लेट से हमने लिख दिया है पर स्पीड, हाउ विल यू डिफाइन स्पीड? हम लोग को स्पीड का फॉर्मूला पता है बेटा, क्या हुआ करता है? इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम हुआ करता है, सिंपल सी बात है। अब आपको अगर मान लीजिए डिफाइन करने को बोला जाए कि व्हाट इज स्पीड, तो आप क्या बोलोगे? स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप बोलोगे कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, ऐसे बोल सकते हो। पर अगर आपने कभी कुछ बुक्स में पढ़ा भी होगा, इसकी स्पीड की एक और डेफिनेशन हुआ करती है जो शायद आपने कभी ना कभी देखी हुई होगी, विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, कि अगर मान ली कोई ऑब्जेक्ट है, उसके डिस्टेंस के चेंज होने की रेट क्या है। हमने बताया ना, अगर मान लिया हम कहीं भी रेट के बारे में अगर मान लिया मेरे से बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि उस क्वांटिटी को आप टाइम से डिवाइड कर दो। हमने यहाँ पर क्या लिखा है? चेंज ऑफ डिस्टेंस का रेट। बेटा चेंज को हम लोग कैसे दिखाया करते हैं? डेल्टा डी से दिखा सकते हैं चेंज को है। और अपॉन टाइम, तो देखो ये जो सेम चीज़ हमने ऑलरेडी लिखी हुई है। मतलब किसी भी क्वांटिटी को अगर आप टाइम से डिवाइड कर दोगे तो वो उसकी रेट कहलाती है। लेट्स कंसिडर अनदर एग्जांपल। क्या आपने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा है? एक्सेलरेशन के बारे में क्या आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जानते हैं? एक्सेलरेशन क्या हुआ करता है पता? डेल्टा वी ओवर टी, है ना, हुआ करता है ना, कि आपका जो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हुआ करता है उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोला करते हैं। अच्छा क्या आप इसको अपने आप से डिफाइन कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग यहाँ पर इसको? वी विल राइट दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है कि नहीं बात? कि वेलोसिटी के चेंज होने की रेट, वेलोसिटी के चेंज होने की रेट कैसे डिफाइन करेंगे? उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोल देंगे। मतलब वेलोसिटी कितनी रेट से चेंज हो रही है, रेट का मतलब क्या बताए? वेलोसिटी को आप टाइम से डिवाइड कर दो, उसका एक्सेलरेशन कहलाएगा।
समझ में आगे बात नहीं आ गई? तो बेटा अभी तक हम लोगों ने फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करी थी। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री में या फिर केमिकल रिएक्शन के टर्म्स में हम लोग रेट को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें रेट ऑफ अ रिएक्शन, रिएक्शन व्हाट व्हाट वी मीन बाय रिएक्शन, रिएक्शन इज बेसिकली अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात, तो केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो केमिकल रिएक्शन अगर मान ली हम बात करते हैं, तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? एक बार दोबारा उस एग्जांपल पे चाहिए, कोल वाले एग्जांपल पे हमने क्या बताया था बेटा? अगर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि रिएक्शन मेरी प्रोसीड हुई है। समझ मेरी बात सभी को नहीं आ रही है? पर अब हम बात करें रेट के बारे में है, तो हमने क्या लिखा? रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी चेंज हो रही है? कंसंट्रेशन किसकी? रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। उसी को हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो बहुत सिंपल सा हम लोग के पास एक डेरिवेशन आ जाएगा। व्हाट विल बी राइट? रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बेटा हम लोग यहाँ पे रिएक्शन कौन से लेके चल रहे हैं? बहुत जनरल से रिएक्शन लेके चलेंगे कि आपका आर कन्वर्ट हो रहा है पी में, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो हम लोग कैसे लिखेंगे? आर ओ आर, इट इज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, शॉर्ट में उसको ऐसे लिख रहे हैं यहाँ पर अभी हमें। ठीक है, आप लोग देखो कैसे डिफाइन करेंगे इस वाले को। लेट से हमने बोला क्या? चेंज इन, हम लोग को रिएक्शन को डिफाइन करना है, रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म्स में। ठीक है, तो मान लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में चेंज आया है बेटा डेल्टा आर, हम लोग उसे किससे डिवाइड कर देंगे? टाइम से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया हमारे पास डेल्टा टी। आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, हम लोग को बहुत अच्छे से पता है बेटा, चेंज अगर मान लिया आपको किसी चीज़ में निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? उस चीज़ की फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, अब आप इमेजिन कर लो, मेरे पास मान लिया कुछ रिएक्टेंट का अमाउंट है जो कि इनिशियली था आर इनिशियल। ठीक है, ये कंसंट्रेशन, जब ये आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगे तो दिख रहे हैं किसी चीज़ के बाहर, तो वो उसी कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहे हैं हमें। समझ में आ रही बात है आपको? तो देखिए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो भी कौन सी? इनिशियल वाली। और थोड़ी देर के बाद जब रिएक्शन प्रोसीड हो गई है, तो लेट से वो कंसंट्रेशन हो गई आर फाइनल। समझ में आ रही बात है? हमको बहुत अच्छे से पता है, अगर मान लिया हम लोग को बेटा डेल्टा आर निकालना होगा, तो हम लोग हाउ विल राइट डेल्टा आर? इट विल बी आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आप हमको ये बताओ बेटा, ये क्वांटिटी जो आएगी ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव वैल्यू आएगी? कैसे फाइंड करेंगे इसको? मान लीजिए हमने आपको एग्जांपल दिया था, हमने 1 kg ऑफ गोल्ड लिया था। 1 kg मीन्स 1000 ग्राम में लिया था। थोड़ी देर के बाद आए और रिएक्शन ऑब्जर्व करी, लेट से वो डिक्रीज होकर के कितना हो गया बेटा? 800 ग्राम्स हो गया। समझ में आ रही बात है आपको? तो अगर मान लीजिए 800 ग्राम हो गया, अब अगर आप इस पहले इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे? 800 माइनस 1000 एंड व्हाट विल बी गेट? माइनस ऑफ 200 ग्राम। इट इज़ अ नेगेटिव क्वांटिटी। कैन यू सी? और बेटा ध्यान रखेंगे, रेट कोई कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकती है। हमने आपको थोड़ी देर पहले सिंपल एंड टेस्ट एग्जांपल दिया था। क्या कभी आपने कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा, कोई ऐसा क्वेश्चन पढ़ा इसमें ऐसा लिखा हुआ हो कि इस अमाउंट पे -5% का इंटरेस्ट लग रहा है? नहीं ना? तो ध्यान रखेंगे, रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज़ नेवर नेगेटिव। लेकिन ये तो भाई डेल्टा आर हमारा नेगेटिव आ गया। अगर डेल्टा आर नेगेटिव आ गया बेटा, तो ये जो पूरी क्वांटिटी आप देख रहे हो ये ओवरऑल नेगेटिव नहीं हो जाएगी? पर रेट कांट बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई वी विल नीड टू पुट अ नेगेटिव साइन हियर। वी विल पुट एन एडिशनल नेगेटिव साइन ओवर दिस इक्वेशन। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? क्यों नेगेटिव साइन लगाया है? ताकि रेट की ओवरऑल वैल्यू जो है वो हमारी पॉजिटिव आ सके। सभी को क्लियर हो गई बात? नहीं हो गई है? वेरी गुड। अब देखेंगे आगे। अगर मान ली हम बात करते हैं, हमने क्या बताया था, हम रिएक्शन प्रोसीड हुई है या नहीं हुई है, उसको लोग दो तरीके से डिफाइन कर पा रहे थे कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट टर्म्स हम लोगों ने बात कर ली है। अब अगर मान ली हम लोग को प्रोडक्ट्स के टर्म्स में रिएक्शन की डेट लिखनी हो, तो क्या लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी प्रोडक्ट्स अपॉन टाइम। दोबारा वही चीज हम लोग करते हैं। लेट से इनिशियली बेटा जो आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है ना, वो थी पी इनिशियल, और बाद में हो गई है पी फाइनल। क्या अब आप लोग बता पाओगे यहाँ पर डेल्टा पी की वैल्यू जो आएगी, इट विल बी पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू? कर लेते हैं एक बार ये। अगर आप वैल्यू पुट करते हैं पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, हमने फिर वही एग्जाम्पल पे आते हैं। हमारा प्रोडक्ट क्या था बेटा? राख, जो उसमें ऐश फॉर्म हो रही थी। अगर रिएक्शन जस्ट शुरू हुई है, सिंपल सी बात समझेगा, अगर रिएक्शन बिल्कुल शुरू हुई है तो उसमें राख का फॉर्मेशन वही नहीं होगा, मतलब प्रोडक्ट विल बी 0 ग्राम। और थोड़ी देर के बाद में हमने ऑब्जर्व किया, बना के बाद ऑब्जर्व किया, लेट से वो हो गया 10 ग्राम। अगर आप ये वैल्यू में आप पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 10 ग्राम। यानी ये वैल्यू पहले से पॉजिटिव आ रही है, दैट्स वाई वी नीड नॉट टू पुट आर एडिशनल नेगेटिव साइन हियर। सभी को समझ में आ रही बात नहीं आ रही है?
तो ये अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं, लेट से ये आपकी जो पूरी इक्वेशन बन के आ रही है यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, हमने क्या बताया, अगर रेट ऑफ रिएक्शन लोग लिख रहे हैं तो उसको हम लोग रिएक्टेंट के टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं और प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज अ नेगेटिव क्वांटिटी बट द रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई वी नीड टू पुट एन एडिशनल नेगेटिव साइन बिफोर द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बट इन केस ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट के लोग बारे में बात करें उसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हमको प्रोडक्ट्स में कोई भी अलग से नेगेटिव साइन डालने की जरूरत नहीं है। सभी को समझ में आ गई, बात नहीं आ गई है? चलिए आगे बढ़ते फिर हम लोग, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने एक जनरल इक्वेशन लेके चले थे जो कि थी आपकी आर और पी में कन्वर्ट हो रहा था, है ना। अभी हम लोग एक और जनरल इक्वेशन लिखेंगे और उसके टर्म से हम लोग रेट को एक्सप्रेस करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी लोग। जैसे लेट से मेरे पास ये इक्वेशन है, ए प्लस बी वी गिव्स सी सी एंड डी डी। ये अब यहाँ पर जो आगे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये स्मॉल ए बी सी डी, ये सब क्या चीज़ है बेटा? ये जो यहाँ पर ये कोफिशिएंट्स हुआ करते हैं। आपने जब क्लास 10 में बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस की होगी तो आपने देखा होगा, जो हम लोग बैलेंसिंग करने के लिए स्मॉल फुल नंबर्स के यूज़ करते हैं ना, वही चीज़ है यहाँ पर ये, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर मान ली मेरे पास इस तरह की कोई रिएक्शन आ रही है जिसमें आपके कोफिशिएंट्स का यूज़ हो रहा है, तो आप उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, वही हम लोग को यहाँ पर सीखना है, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लीजिए बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मान लीजिए हमको इस वाली इक्वेशन की रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ए और बी के टर्म्स में। पहले आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो बेटा ए और बी आपके क्या है, ए और बी रिएक्टेंट्स हैं। तो हम लोग को अच्छे से पता है, पीछे भी देखा हुआ था कि अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में हम लोग कोई भी रिएक्शन की रेट एक्सप्रेस करेंगे तो हम लोग को एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, तो लगा देते हैं। नेगेटिव साइन लगाएंगे, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, क्योंकि हमने बताया था कंसेंट्रेशन जब भी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो बेटा स्क्वायर ब्रैकेट में इसको इंक्लोज करके एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, है। सभी को समझ में आ रही, बात नहीं आ रही है? अच्छा, अब ये जो हमारे पास स्मॉल ए यहाँ पर अवेलेबल है ना, इसका बेटा क्या करना है, इसको आप लोग डिनोमिनेटर पे लेके आओगे, अपॉन में लेकर के आओगे, मतलब जो हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी, दिस विल बी 1/a। सभी को समझ में आ रही, बात नहीं आ रही है? सब कुछ एज इट इज रहेगा, पर अगर मान लो इसमें कोफिशिएंट्स का यूज हो रहा है तो कोफिशिएंट अपॉन में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? चलिए अगर मान लीजिए सिमिलरली हम बी के टर्म्स में बात करते हैं, देन व्हाट विल बी एक्सप्रेशन, माइनस ऑफ 1/b, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन चेंज इन टाइम। अब आए कौन बच्चा है, सी और डी। सी और डी बेटा यहाँ पर क्या हमारे पास प्रोडक्ट था, सिंपल सी बात है। तो प्रोडक्ट में हम लोग को नेगेटिव साइन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं हुआ करती है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, जस्ट सिंपली राइट 1/c, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू 1/d, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन चेंज इन टाइम। सभी को समझ में आ रही, बात नहीं आ रही है? तो इस प्रकार से हम लोग बेटा किसी भी केमिकल इक्वेशन की रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सभी को समझ में आ रही बात है? अब अगर मान ली हम आगे बात करें तो थोड़ा सा मोर स्पेसिफिक हो जाते हैं। अगर मान लिया आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, लेट से मेरे पास ये हेवर प्रोसेस की क्वेश्चन है, आपने हेवर प्रोसेस के बारे में जानते हो? नहीं पता, कोई नहीं। देखिए ये मेरे पास मान लीजिए N2 + H2 गिव्स अमोनिया, है ना। हेवर प्रोसेस क्या हुआ करता है बेटा, हेवर प्रोसेस अमोनिया प्रोड्यूस करने की इंडस्ट्रियल मेथड हुआ करता है, ठीक है। तो अगर मान ली हमारे पास ये क्वेश्चन लिखी है कि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर के अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब अगर आप चेक करोगे तो रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है। अगर हम इस रिएक्शन के लिए लिखना चाहते हैं रेट लॉ, रेट इक्वेशन, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन बेटा क्या है, पहली बात तो रिएक्टेंट है, इसका तो कोई कोफिशिएंट है नहीं, और है आप उसको वन एज्यूम कर सकते हो, तो सिंपली क्योंकि रिएक्टेंट है तो हम लोग को एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन चेंज इन टाइम। सिंपल सी बात है। आगे क्योंकि हाइड्रोजन भी एक रिएक्टेंट है पर इसके पास कोफिशिएंट है, तो वो 3 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, -1/3 चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन चेंज इन टाइम, और लास्ट में क्या बच गया, अमोनिया, इसके पास भी कोफिशिएंट है 2, तो 1/2 आ जाएगा। पर अमोनिया क्या है बेटा, प्रोडक्ट है, तो इसीलिए हमको इसके आगे कोई भी नेगेटिव साइन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन चेंज इन टाइम।
सभी को समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो इस प्रकार से हम लोग बेटा किसी भी केमिकल इक्वेशन की रिएक्शन को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी तक सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग का जो आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है उसको हम लोग प्रोसीड करते हैं, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ सीखी थी, हम लोगों ने क्या देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा, अगर हम लोग मान ली किसी भी रिएक्शन की प्रोग्रेस को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। बहुत लोग ध्यान से देखेंगे, सभी लोग देखिए, हम यहाँ पे दो ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। फर्स्ट ग्राफ इज बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड टाइम, ठीक है? ध्यान से देखेंगे बेटा, अगर मान ली हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम की वजह से हम लोग को यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है? तो कैसे प्लॉट करेंगे, पहले यहाँ पर देखेंगे, अगर मान ली एक टाइम आपका 0 है तो वहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैक्सिमम होगी। अगर मान ली कोई भी रिएक्शन आगे जैसे प्रोसीड होती जाती है तो बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या करती है, डिक्रीज करने लग जाती है ना? हमने ऐसा एग्जांपल में बताया था क्या, अगर मान लिया मेरे पास 1 kg ऑफ कोल है तो क्या होगा, जैसे जैसे टाइम पास होगा रिएक्शन जाएगी आगे तो वो अमाउंट ऑफ कोल है वो डिक्रीज करती चली जाएगी। 100, पहले 1000 ग्राम, फिर 900 ग्राम, फिर 800 ग्राम, ऐसे ऐसे करते करते डिक्रीज करता चला जाएगा। कहने का मतलब आपकी स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो मैक्सिमम होगी। गॉट इट? और जैसे जैसे टाइम पास होगा वो धीरे 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 डिक्रीज करती चली जाएगी। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गई, बात नहीं हो गई है? अच्छा, अगर हम बात करते हैं दूसरे ग्राफ के बारे में कि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, क्या हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के टर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये अभी क्या हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ले लेंगे। अगर हम लोग आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा तो अगर हम बात करते हैं बेटा, अगर टाइम 0 है मेरे पास में तो अगर बिल्कुल रिएक्शन शुरू नहीं हुई है तो क्या कुछ भी वहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। इसका मतलब यहाँ से हम लोगों को ग्राफ शुरू करना पड़ेगा और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती जाएगी वैसे वैसे ये ग्राफ कुछ कुछ ऐसा ऑब्जर्व होता है। सभी को समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन का, अगर राख का एग्जांपल लिया था, ऐसा एग्जांपल लिया था, वो स्टार्टिंग में 0 ग्राम होगा, फिर बढ़ते बढ़ते 10 ग्राम 20 ग्राम तो बढ़ती चली जाएगी उसकी क्वांटिटी। सभी को समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट देखेंगे बेटा, जो हम लोगों ने पीछे एक्सप्रेशंस देखे थे ना, इसमें हम लोग डेल्टा के यूज कर रहे थे। डेल्टा मतलब क्या हुआ करता है आपको पता होगा, ये कैपिटल जो ट्रायंगल हुआ करता है उसको हम लोग कैपिटल डेल्टा बोला करते हैं। ये जो हम लोगों ने पीछे इक्वेशंस देखी थी ना बेटा, वो आपकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है, जिसको हम लोग डिनोट किया करते हैं आर एवरेज से। क्या मतलब है इस बात का है? अब एक बात इमेजिन कीजिए, लेट्स से हम अपने घर से स्कूल जा रहे हैं। आप स्कूल गए और आपने कैलकुलेट किया कि अच्छा मेरे घर से मेरे स्कूल की डिस्टेंस इतनी है और हमको घर से स्कूल जाने में इतना टाइम लग गया। आपने डिवाइड कर दिया और लेट से आपकी स्पीड आ गई 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? आपकी इतनी स्पीड आ गई है। पर क्या इसका मतलब ये है आप अगर अपने घर से स्कूल की तरफ गए होंगे तो क्या आपने कंटिन्यूअसली 50 किलोमीटर की स्पीड से चलते चले होंगे? क्या आपने बीच में अपने आप को रोका नहीं होगा, ब्रेक नहीं लगाया होगा, या आपने स्पीड बढ़ाई नहीं होगी? क्या पूरी जर्नी के दौरान आपकी स्पीड 15 पे ही मेंटेन थोड़ी ना रही होगी, बढ़ी भी होगी, घटी भी होगी। पर हमने क्या बोला कि अच्छा इतना डिस्टेंस था, इतना टाइम लगा, डिवाइड कर दिया तो हमने एवरेज स्पीड निकाली है, औसतन स्पीड ये आई है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो हम लोगों ने पीछे ही क्वेश्चन देखी थी बेटा, वो है आर एवरेज यानी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर मान लीजिए हम बात करते हैं, हमें एक पर्टिकुलर मोमेंट पता करना है कि अच्छा हमने हमसे पूछा कि चलो आपको घर से स्कूल आने में आधा घंटा लगा था, हमको बताओ एग्जैक्टली 16th मिनट पे आपकी स्पीड क्या थी, तो कैसे पता करोगे? इसी को हम लोग बोला करते बेटा इंस्टेंटेनियस रेट। क्या बोलते हैं इसको? इंस्टेंटेनियस रेट मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या रेट है उसको बोला जाता है क्या बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट। इसको डिनोट किया जाता है आर इंस्टेंटेनियस से। समझ में आगे बात नहीं आ रही है? अगर हम मान ली ग्राफ के बारे में बात करते हैं तो हमने बोला कि लेट्स से मैं ये पॉइंट बना दिया है, हमको बताओ इस स्पेसिफिक पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आर इंस्टेंटेनियस। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? पर इसको भाई कैलकुलेट कैसे करा जाएगा वो हम लोग बहुत ध्यान से यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाले, ठीक है? सो पहले हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा हटा देते हैं। हम्म, अब देखेंगे आगे। अभी हमने क्या बताया आपको, देखिए जब भी आपको ट्रायंगल दिखता है यानी आपको डेल्टा दिखा करता है ना बेटा, तो वो हमेशा बड़े चेंज के लिए हुआ करता है।
कोई ऐसे मान लिया सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चेंज है उसके लिए हुआ करता है। अगर आपने कभी भी डिफरेंशियल्स या फिर डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अगर मान लिया हमने कहीं पे स्मॉल डी का यूज़ कर दिया है तो स्मॉल डी क्या हुआ करता है, एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज, बहुत स्मॉल चेंज हुआ करता है कि नहीं बात सही। अब उसका यहाँ पे यूज़ क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। लेट्स से हमको ये पता करना था कि ये मेरे पास टाइम इंटरवल है लेट्स से, और हमको ये पता करना था कि बेटा इस वाले टाइम ड्यूरेशन में स्पीड क्या थी। तो हमने क्या किया, हमने आराम से ये वैल्यू पता कर ली, ये वाली क्वांटिटी की ये वैल्यू पता कर ली, हमने डिवाइड करके स्पीड निकाल ली। पर हमने क्या बोला, अगर हमको लेट से हमको इस स्पेसिफिक ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, हमें अगर इस पे स्पीड निकालनी है तो आप क्या करो, अभी तक हमने इतना गैप लिया था, अगर आपको किसी तरीके से ये वाला गैप बहुत छोटा करते चले हो, बहुत छोटा करते चले हो, इतना छोटा कर दो कि ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली इसी के बराबर आ जाए। समझने की कोशिश करेंगे आप लोग यहाँ पर। जैसे मान ली मेरा ये पॉइंट है, अभी तक हमने ये वाला गैप इतना बड़ा लिया था, हम क्या कर रहे हैं इस गैप को बहुत छोटा कर दे रहे हैं। देखिए इतना छोटा कर दिया कि ऑलमोस्ट ओवरलैप कर जाए इसके ऊपर, ऐसे इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, हमें उस पॉइंट की वैल्यू मिल जाएगी। कहने का मतलब ये बेटा, जो हम चेंज जिसके बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हो या चेंज इन टाइम हो, अगर उसकी आप वैल्यू बहुत छोटी कर दोगे तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे आप लोग टाइम निकाल सकते हो। कैसे, अगर मान में भी आपसे स्कूल के घर का एग्जाम्पल दिया था, घर से स्कूल का एग्जाम्पल दिया था, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, बहुत बड़ा सैंपल साइज देके चल रहे थे कि 30 मिनट में आपकी स्पीड क्या रही। अब अगर आप क्या करो, आप इसी का उसका पे ग्राफ प्लॉट करो, आप चेक करते जाओ, आप देखो 10-30 मिनट में क्या रही, 25 मिनट में क्या रही, 20 मिनट में क्या रही, धीरे धीरे करते करते आप एक उस पर्टिकुलर आप निकाल सकते हो कि एग्जैक्टली 16वें मिनट पे 16 मिनट पे स्पीड क्या रही होगी। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। तो अगर हम बात करते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस रेट को, अगर मान लिया लिखना पड़ जाए आर इंस्टेंटेनियस, कुछ नहीं चेंज करना है। अभी तक हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में बेटा डेल्टा का यूज किया था, कैपिटल डेल्टा, बड़े चेंज के बारे में बात कर रहे थे। पर आर इंस्टेंटेनियस को क्या करेंगे, स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज मतलब क्या वो करता है, डेरिवेटिव डिफरेंशियल्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे उसको, कुछ नहीं, डी चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी, क्योंकि हम टाइम को भी छोटा करना पड़ेगा। और हमने क्या बताया, क्योंकि चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है तो हम लोग को उसके आगे एक नेगेटिव साइन लगाना ही लगाना पड़ जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? देखिए चाहे चेंज छोटा हो चाहे चेंज बड़ा हो, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन का जो चेंज है हमेशा नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, चाहे वो माइनस का 200 आए चाहे माइनस का वो 0.002 आए, पर आएगा तो माइनस में ही ना। तो हम लोग को रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए एक एडिशनल नेगेटिव साइन हर केस में लगाना ही लगाना है। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? अगर बात करते हैं यहाँ प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, डी पी ओवर डी टी। यहाँ पे नेगेटिव साइन लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सभी को समझ में आ रही बात नहीं आ रही है कि आर एवरेज जो हुआ करता है, कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बेटा जो है वो थोड़े बड़े सैंपल साइज के लिए हुआ करती है। मान लीजिए मेरे पास 5 मिनट का अब गैप है, 10 मिनट का गैप है, 2 मिनट का गैप है, पर हमको लेट से एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ही निकालना है, हमें पता करना है इस 1 मिनट पे, इस पर्टिकुलर 6 मिनट पे, 8वें मिनट पे क्या स्पीड रही होगी। तो क्या करेंगे, उस गैप को इतना छोटा कर दो कि एग्जैक्टली उसी पॉइंट के बराबर आ जाए वो। हमारी बात नहीं आ रही है। तो इसी वजह से जो हम लोग कैपिटल डेल्टा के बारे में बात कर रहे थे उसको छोटा करके हम लोग स्मॉल डी पे ले आएंगे। क्लियर होगी बात, नहीं होगी बेटा है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे वो खत्म करने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्ट आया होगा थोड़ा बहुत चैप्टर में। तो हम लोगों ने क्या सीखा आज के लेक्चर में, पहली बात तुम लोगों ने जाना कि रेट को हम लोग जनरली कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फिर देखा कि केमिस्ट्री के टर्म्स में या केमिकल रिएक्शन के टर्म्स में रेट क्या हुआ करता है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन जो हुआ करती है उसको हम लोग एवरेज रेट कैसे ले सकते हैं, या फिर उसको हम लोग डिफरेंशियल के फॉर्म में कैसे ले सकते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हो हमारे टॉपिक का नाम भी यही था कि डिफरेंशियल रेट लॉ, कि अगर मान लिया हम लोग को रेट को हम लोग को एक्सप्रेस करना है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल्स। डिफरेंशियल हम लोग को पता है वो डी बाई डी एक्स हुआ करता है, यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, डी बाई डी टी यूज कर रहे हैं। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग का है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिससे हम लोग सीखेंगे रेट लॉ के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं काफी ज्यादा है। रेट लॉ सीखेंगे, फिर हम लोग उसी में ऑर्डर निकालना सीखेंगे, और थोड़ा सा ब्रीफ लेके चलेंगे हम लोग मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।